सवाल है कि क्या इस जंग के बाद ईरान अब ताकतवर होने वाला है, और ये आईएईए और एनपीटी क्या है जिसको छोड़ने की धमकी दे रहा है, और अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर उड़ गई है इजराइल और यूएस की नींद। अब ऐसा क्या हुआ है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला यह है, क्या जंग के बाद और ताकतवर होगा ईरान? बड़ा सवाल है। और अभी दुनिया में ईरान के लिए क्या कहा जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है, आखिरकार ये आईएईए और एनपीटी क्या है जो जल्द ईरान छोड़ सकता है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया ने भी ये आईएईए छोड़ा था और फिर परमाणु बम बना दिया था। तीसरा है, फिर क्यों उड़ी इजराइल और यूएस की नींद? अब इजराइल और यूएस अब एक बार फिर से टेंशन में आ गए हैं। चौथा है, इजराइल और ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, कि लगातार इजराइल और ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसकी असलियत क्या है। और पांचवा है, 12 दिनों की जंग में इन मुस्लिम मुल्कों ने आखिरकार किया क्या। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस वक्त ईरान के लिए पूरी दुनिया में क्या कहा जा रहा है। ईरान ने क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को दिया है। पूरा खत्म नहीं हो पाया परमाणु प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात जो बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि भाई इजराइल का मकसद था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट खत्म कर देना, वो नहीं हो पाया। और यूएस का भी यही मकसद था पर यूएस नहीं कर पाया। 12 दिन यूएस और इजराइल के सामने डट के खड़ा रहा ईरान, झुका नहीं। यानी सुपर पावर यूएस भी इन्वॉल्व हो गया, पर ईरान के कॉन्फिडेंस में, उसकी ताकत में, उसके जितने भी जज्बात हैं, उसके जज्बे हैं, उसमें कमी नहीं आई। पहले ही परमाणु शिफ्ट कर लिया था। ईरान का दावा है कि करते रहो स्ट्राइक, तुमने तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे की स्ट्राइक, हमने वो जो परमाणु में पहले ही शिफ्ट कर लिया था। ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट अभी भी खुफिया, ये सामने निकल कर आ रहा है। और ये इजराइल और यूएस दोनों बात मान रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी कुछ फैसिलिटीज हैं जो अभी भी सीक्रेट है, जो अभी भी दुनिया को पता नहीं है, और स्पेशली जो अभी भी इजराइल और यूएस को नहीं पता है। इनफैक्ट परमाणु प्रोग्राम जो है वो ईरान का अभी भी सीक्रेटिवली चल रहा है। यूएस खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि ट्रंप फेल हो गए। पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट लीक हो जाती है और यूएस की मीडिया ही उसको छापती है, CNN। वो बोलते हैं कि भाई जो यूएस ने हमला किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे नुकसान नहीं हुआ है। यूरेनियम, उनका प्रोजेक्ट, सब कुछ ठीक ठाक है। यानी कि जो ट्रंप का मिशन है, जो इजराइल का मिशन है, वो फेल हो गया। नहीं खत्म हुआ यूरेनियम, यानी उनके पास जितना यूरेनियम, जितना वो उसको इनरिच कर पाए थे, वो अभी तक मौजूद है। उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं और उसी के साथ नो हाउ भी है, यानी उस बम को कैसे बनाना है, ये पूरी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ईरान के पास अभी भी है, वो भी नहीं छीन पाए। यूएस से भिड़ने के बाद ग्लोबल पावर बन गया ईरान। पहले तो रीजनल पावर था, लेकिन अब तो ग्लोबल पावर बन गया है, क्योंकि यूएस जैसे सुपर पावर से जिसके सामने डटा रहा है। और ईरान ने तो यूएस के बेसिस पे भी हमला कर दिया, कोई उसको खौफ नहीं था। तो अब वो, क्योंकि उसकी मैसेजिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो अब वो रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बन गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दुनिया, मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल यूएस की निंदा की। चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग ले लीजिए, उसमें भी निंदा की गई है दूसरे देशों की तरफ से। मुस्लिम मुल्कों ने भी, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं, निंदा जरूर की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पर भाई निंदा तो हुई। यूएस और इजराइल के लिए यह कहा गया कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। ईरान का नया दावा, बंद नहीं करेंगे परमाणु प्रोजेक्ट। अभी भी उनका सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ये टेक्नोलॉजी जो हमने प्राप्त की है, हमारे साइंटिस्ट ने इसके लिए जान दी है, तो चाहे कुछ महीनों में ही वापस खड़े होंगे। आईएईए, एनपीटी छोड़कर अब कुछ महीनों में बनाएंगे परमाणु प्रोजेक्ट, यानी वापस से उसको जगाएंगे। और ये आईएईए और एनपीटी क्या है वही आपको आगे समझना है। तो मतलब अब ईरान किसी भी तरीके से, उसके हौसलों में कमी नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल और यूएस ने उसको कुछ कदम पीछे ढकेल दिया है, कुछ महीने पीछे ढकेल दिया है उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, लेकिन खत्म नहीं कर पाए हैं। यानी वापस से अब ईरान अपनी तैयारी में लग गया है। 10 बम बनाने जितना 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां गया? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, भाई इसने कहां शिफ्ट कर दिया? ईरान की कौन सी ऐसी खुफिया लोकेशंस है जहां पर अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम है, जहां पर अभी भी इतनी ताकत रखता है ईरान की वो 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है? लेकिन इसी के साथ मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ईरान हमेशा दावा करता है कि हम पीसफुल सब कुछ करेंगे, हमें बम नहीं बनाना है। हमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो बस हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इससे दूसरी चीजें कर सकें। खैर, अब आप देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि ईरान की पार्लियामेंट में
ये बात कही गई है और ये बोला गया है कि हम एक बिल लेकर आते हैं। उस बिल में ये होगा कि ये जो हमारा कॉरपोरेशन है ये IAEA से, वो हम खत्म कर देंगे। यानी जो हमने समझौता कर रखा है IAEA से वो हम खत्म कर देंगे, जब तक ये लोग ये दावा या ये वादा नहीं कर देते हैं कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स की जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रखी जाएगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया, IAEA ने कुछ नहीं कहा। फिर यूएस ने हमला कर दिया, तभी भी IAEA ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ईरान कह रहा है तो जब IAEA कुछ कर ही नहीं सकता तो हम फालतू में क्यों ही इनके साथ समझौते में रहे, इनके साथ डील में रहे। अब आप सबसे पहले समझिए कि ये IAEA क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मतलब ये पूरी दुनिया में, इसको आप कह लीजिए UN वॉचडॉग है। ये पूरी दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जो ये तय करती है, ये देखती है कि भाई कोई भी दूसरा देश अब परमाणु बम ना बना ले, कोई भी दूसरा देश अब परमाणु बम बना के घातक ना बन जाए पूरी दुनिया के लिए। तो आप यूनाइटेड नेशंस का इसको वॉच डॉग कह सकते हैं, न्यूक्लियर ऑडिटर कह सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में इसको सेटअप किया गया था। जब इन लोगों को ये पता चला था, भाई उस टाइम पे क्या हो रहा था आपको पता है, सबसे पहले यूएस ने बनाया बम, फिर उसके बाद रूस, और ऐसे ऐसे करके वो फैलती रही आर्म्सेस। लेकिन फिर इनको पता चला कि भाई हम साइंस में इतना आगे बढ़ जा रहे हैं, ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, लेकिन अगर इसको सब बनाने लग गए तो ये तो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देगा। तो अब जिन्होंने बना लिए उतने बना लिए, अब दूसरा कोई ना बनाए। सब लोगों ने बनाने लग जाएंगे तो फिर तो सब लोग घातक हो जाएंगे। तो इस एजेंसी का मेन काम यही है कि देखिए, पीसफुल तरीके से अगर किसी को बनाना है, यूरेनियम एनरिचमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बम बनाने के लिए आप यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे तो उससे IAEA को प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, IAEA जो संस्था है वो एक ट्रीटी साइन करवाती है, उसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये जो NPT है उसमें बहुत सारे देशों ने साइन कर रखा है, और ये साइन करने के बाद अब उस देश की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाए। अब देखिए, सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो ईरान की मेंबरशिप है इसको इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है, व्हाई इट मैटर्स। तो ईरान जो है उसने NPT पे साइन कर रखा है, इसका मतलब कि वो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है, और उसको क्या करना पड़ेगा, IAEA की तरफ से कुछ साइंटिस्ट आएंगे, वो आके ब्यौरा करेंगे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज का। अभी तक यही होता आया था कि वो ब्यौरा करेंगे और देखेंगे भाई इसने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कितना आगे बढ़ा दिया है। फिर इसको, ईरान को जितनी भी उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटी है वो सारी उसने IAEA को बताता है। और देखिए, जो लिमिट, जो रूल है वो यही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट अगर आपको करना है तो आप 3.67% तक कर सकते हो। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है कि ईरान ने 90% कर लिया था, और अगर ये 90% होता है तो इसको बॉम्ब ग्रेड लेवल कहा जाता है, यानी 90% यूरेनियम एनरिचमेंट होने के बाद आप बम बना सकते हैं। तो देखिए, अब अगर ईरान ने बोल दिया है कि हम IAEA से अपना समझौता कैंसिल कर देंगे, मतलब अब IAEA की तरफ से कोई भी मॉनिटरिंग करने ईरान नहीं जा पाएगा। देखिए, स्टॉप कोऑपरेटिंग, फिर यही होगा कि ईरान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने कितना एनरिचमेंट कर दिया है, वो कितने बम बना सकते हैं, किसी को, पूरी दुनिया को कोई नहीं पता चलेगा जब तक ईरान खुद ना बता दे। तो देखिए, इससे ग्लोबल पैनिक बटन प्रेस हो गया है, क्योंकि अगर IAEA को छोड़ देता है तो ये जो इंस्पेक्टर्स हैं वो किक आउट हो जाएंगे, यानी वो जांच नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियर एक्टिविटी पूरी सीक्रेट हो जाएगी ईरान की। फिर उसके बाद उसने बम बना लिया है और कितने बना सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये जो US है, EU है, UN है, ये सारे फिर से सैंक्शंस लगा देंगे ईरान के ऊपर, और ईरान की इकोनॉमी फिर से एक बार गिर जाएगी, क्योंकि भैया वो इतने सैंक्शन लगा देंगे अभी से भी ज्यादा, मिलिट्री टेंशन स्काई रॉकेट हो जाएगी। सबको ऐसा रहेगा अगर ईरान ने बम बना लिया, न्यूक्लियर बम बना लिया, तो उसके बाद सऊदी अरब भी बोलेगा, UAE भी बोलेगा, तुर्की भी बोलेगा कि हमारा भाई ईरान बना सकता है, हम भी मुस्लिम मुल्क है, हमारे पास भी पैसा है, हम क्यों नहीं बना सकते हैं। इफ ईरान कैन वॉक अवे, व्हाई कांट वी। अगर US से लड़ने के बाद ईरान फिर भी अपना बम बना लेता है तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना, दूसरे लोग भी बना लेंगे, क्योंकि इन सब ने भी NPT पे साइन कर रखा है। क्योंकि कभी भी जितने भी सुपर पावर्स है वो नहीं चाहते कि अब कोई दूसरा देश परमाणु बम बना ले। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नॉर्थ कोरिया ने IAEA को 1994 में छोड़ दिया, और 2006 में उसने बम बना लिया, उसने टेस्ट कर लिया। Why is Iran threatening to leave?
क्योंकि अभी जब इजराइल के हमले हुए तो IAEA ने कुछ नहीं किया। और हमले भी क्यों हुए? क्योंकि जो IAEA के चीफ हैं ग्रोसी, वो गए थे ईरान मॉनिटरिंग करने, और उन्होंने ही एक रिपोर्ट जारी की कि भैया ईरान ने इतना यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है कि वो 90% तक पहुंच गया, यानी बॉम्ब ग्रेड लेवल तक पहुंच गया, 9-10 बम बना सकता है। उसके बाद इजराइल और US हैं उनका, वो तो कांप गए। उन्होंने कहा अगर इसने बना लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए इजराइल ने हमला कर दिया इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, ताकि इनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोका जा सके। और देखिए इस 12 दिन की जो भी जंग चली उसमें IAEA ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ग्रोसी जो कि चीफ हैं उसके, वो तो पलट गए कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई, एक्विजिशंस लगे, तो अब ईरान नहीं रहना चाहता, अब वो हाइड ही करेगा अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी। और ये पूरी दुनिया के लिए रेड फ्लैग है, ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। अब ये NPT भी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि एक ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स और को फैलने से रोकती है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है। 1968 में इसको साइन करवाया गया था। अब 2 तरीके के देश होते हैं, या तो जिनके पास परमाणु बम होता है या फिर नहीं होता है। अभी इस वक्त 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम है। नॉट टू बिल्ड न्यूक्स इन रिटर्न फॉर एक्सेस टू पीसफुल न्यूक्लियर टेक एंड IAEA मॉनिटरिंग, यानी इसको साइन करने के बाद फिर वो जो देश है वो कहता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे पास यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी रहेगी, और जो है बार बार IAEA की तरफ से ऑफिशियल्स आके देख सकते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर वही बात हो गई, ईरान ने अगर NPT छोड़ दिया तो उनके लिए तो लीगल रास्ता खुल जाएगा ईरान के लिए तो परमाणु बम बनाने का। क्योंकि भाई अगर NPT में अगर वो अपने निकल लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो होता है, इनका पूरा होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि आप निकल भी सकते हो। इन्होंने निकल लिया तो फिर नॉर्थ कोरिया वाली चीज हो जाएगी। उन्होंने भी ऐसे ही किया और उसके बाद बम बना लिए, तो इनके पास तो लीगल रास्ता हो जाएगा। इंटरनेशनल या UN या आपका US कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लियर वेपन्स रेस इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम मुल्कों में एक न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू हो जाएगी। टोटल कोलैप्स ऑफ JCPOA डिप्लोमेसी, सीवियर इंटरनेशनल बैकलैश आएगा, और जो वॉर रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि CNN जो कि अमेरिकी मीडिया है वो खुद कह रही है कि US के जो पेंटागन डिपार्टमेंट है उसका जो खुफिया रिपोर्ट है वहां से एक रिपोर्ट लीक होती है और कहते हैं कि ईरान डिड नॉट, ये जितने भी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है तो US की स्ट्राइक्स उन न्यूक्लियर साइट्स पे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और इस पे ट्रंप भी गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि ये CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। US ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और उसको ये लोग डिमीन कर रहे हैं। तो उन्होंने लिटरली इन पे गुस्सा निकाला है। जब ट्रंप से पूछा गया फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में, तो ट्रंप ने कहा कि ये सारी फालतू की बातें हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है या उन्होंने शिफ्ट कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने तो तबाह कर दिया है, हमने तो उड़ा दिए हैं उनके न्यूक्लियर ठिकाने, अब वो परमाणु बम बना नहीं सकते हैं। लेकिन ईरान तो दावा कर रहा है कि हम तो अभी बना देंगे कुछ महीनों में। और देखिए तस्वीरें भी दिखाई हैं US, और इनफैक्ट इजराइल भी कह रहा है, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद था वो हमने पूरा कर लिया। हमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए हमने, जितने भी इनके टॉप नॉच मिलिट्री थी, खमनई के इर्द गिर्द के जितने भी सर्किल के लोग थे उन सबको मार गिराया। इनके हमने ठिकाने तबाह कर दिए, इनको हमने बहुत पीछे कर दिया है। और फिर उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें भी US ने दिखाई है कि देखिए पहले ये कितना इंटैक्ट दिख रहा है इनका इस्फहान न्यूक्लियर साइट, लेकिन अब देखिए हर जगह खड्डे ही खड्डे, हर जगह हमने जितने भी इनके सेंटर्स थे उन सब पे हमने तबाही ला दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन एक तो सैटेलाइट तस्वीर ये भी तो सामने आ रही है कि एक ट्रक की ट्रक न्यूक्लियर साइट पे ईरान पे बहुत पहले ही आ गई थी। ईरान को पहले पता चल गया था, उसने अपना यूरेनियम शिफ्ट कर दिया था। अब अगला सवाल है कि मुस्लिम मुल्कों ने आखिरकार इस 12 दिनों की जंग में क्या किया। सबसे पहले तो देखिए सबने निंदा की, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया, क्योंकि सबके भी पीछे, पर्दे के पीछे से US से भी संबंध है, इजराइल से भी संबंध है, इनका ट्रेड चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारा ईरान मुश्किल में है तो हम आके हमले कर दें और हम कुछ ऐसा बड़ा कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ, जैसे कि सऊदी अरब की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली वो न्यूट्रल रहा, निंदा की इजराइल के हमलों की और US के हमलों की भी निंदा की, और लेकिन उसने ऑयल मार्केट को भी स्टेबल रखा, गिरने नहीं दिया ज्यादा, क्योंकि उसको पता है ना कि उसका एक इजराइल के साथ पर्दे के पीछे से एक अच्छा खासा बिजनेस चलता है, तो वो उससे नहीं हटना चाहता था। तुर्की देख लीजिए, इजराइल के ऊपर उसने बहुत खरी खोटी सुनाई कि इजराइल ने ये कर दिया,
इन लोगों ने इंटरनेशनल रूल तोड़ दिए, यूएस ने गलत किया, लेकिन फिर भी वर्बल सपोर्ट ही दिया। कोई ऐसा नहीं है कि मिलिट्री एड दे दी और इंटेलिजेंस एड दे दी और कह दिया कि हम अपने तुम्हें रिसोर्सेज देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुर्की ने तो ये भी बोल दिया कि मैं मध्यस्थता करवा देता हूं, लेकिन उसको पीछे हटा दिया गया कि तुम्हारे को मध्यस्थता कराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर देखिए पाकिस्तान ने इजरायली एक्शंस के खिलाफ बोला। उसने ये भी बोला कि यूएस ने जो हमले किए वो भी गलत किए ईरान के ऊपर। पाकिस्तान और ईरान तो अपनी बॉर्डर भी शेयर करते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही पाकिस्तान है जिसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर जाते हैं यूएस और ट्रंप को बोलते हैं कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि आप पीस मेकर हैं, आप जितनी भी जंग है उनको सुलझा देते हैं। तो लंच पे बुलाया गया था असीम मुनीर को, ये तो खबर आपको पता ही है। तो मतलब पाकिस्तान ने थोड़ा डिप्लोमेटिकली दोगला बनने की कोशिश की है, ये मैं आपको बता दूं, और इसकी बहुत किरकिरी भी हुई थी। कतर ने जो है वो मध्यस्थता कराई है, ये तो ट्रंप ने भी दावा किया है। चाहे कतर में जो यूएस का बेस था, कतर की जमीन पर ईरान ने हमला किया क्योंकि वो जो यूएस बेस था सबसे बड़ा वो कतर में ही था, फिर भी कतर ने मध्यस्थता करवाई। तो इसमें कतर एक बड़ा मुस्लिम देश निकला जिसने ईरान और इजराइल की ट्रंप के साथ मिलकर सुलह करवाई। फिर देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी दिया और हार्ड साइड नहीं लिया कोई। सीरिया ने ईरान को अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करने के लिए मंजूरी दी। लेबनान में हिजबुल्ला इतने कोई एक्शन में नहीं थे, पर फिर भी थोड़ी सी मिसाइलें इजराइल के ऊपर तो गिरती हैं हिजबुल्ला की, आपको पता ही है। इराक के जो शियाइट मिलिशियाज हैं उन्होंने भी सॉलिडारिटी दिखाई यूएस बेसिस के साथ और ईरान के साथ। यूएई भी उसने बीच में ही रहा, इजिप्ट भी बीच में ही रहा। मतलब इन लोगों ने मुंह से बहुत कुछ कहा लेकिन एक्शन में कमी दिखी, चाहे वो जॉर्डन हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओआईसी भी। इनफैक्ट 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उन्होंने तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई लेकिन सिर्फ डिस्कस करते रह गए, कंडेम करके रह गए, कोई ऐसा कुछ खास किया नहीं। मोरक्को, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इन सब ने भी आवाज उठाई। तो देखिए अब सवाल यही आ रहा है कि चाहे सीजफायर हो गई है लेकिन ये अंदर खेमे में क्या चल रहा है। चलिए अभी कोई हमला नहीं हो रहा है लेकिन ईरान तो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, तो इस पे आगे क्या होगा कि कहीं वो थोड़ा और आगे बढ़ा देता है, फिर से यूएस और इजराइल हमला कर दे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।